सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग एक जादू के बारे में बात करने वाले हैं, यानी एक मैजिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको कल पूरी कोचिंग इंडस्ट्री, पूरी एडटेक इंडस्ट्री, सारे के सारे स्टूडेंट्स, सारे टीचर्स और उनके पेरेंट्स ने एक साथ मिलकर के विटनेस किया। ये नीट के इतिहास में पहली बार हुआ है। कुछ लोग इस चीज को पचा पा रहे हैं और कुछ इस चीज को नहीं पचा पा रहे। मैं उन लोगों में से आता हूं जो इस चीज को नहीं पचा पा रहे। आई स्टैंड विद माई स्टूडेंट्स एंड अ लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर facing a lot of challenges just because of the normalization method which was used by NTA to give grace marks to a lot of students जिनको थोड़ा लेट पेपर मिला था। इस पूरे के पूरे सिनेरियो को एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। समझ लीजिए आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है और आसपास कोई खाने का स्टॉल अवेलेबल नहीं है, आसपास कोई ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ एक रोटी है। उस रोटी का आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है, आपको उस रोटी को कंज्यूम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी एक आदमी आता है और आपकी रोटी लेकर के भाग जाता है। अब आपके लिए प्रायोरिटी क्या है? सिर्फ और सिर्फ वो रोटी। एक रोटी की नीड को कंपनसेट सिर्फ वो रोटी ही कर सकती है और कुछ भी नहीं। अब वो आदमी चाहे दूसरे आदमी को पैसा देने की बात करे या फिर उसको कुछ और चीज ऑफर करने की बात करे, एनीथिंग, इट कैन नॉट कंपनसेट द वैल्यू ऑफ दैट रोटी। अभी अगर मुझे भूख लगी है, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेरा खाना, मेरा भोजन, जो कि मेरे हाथ में था और कोई और उसको छीन करके भाग गया है। यानी नॉर्मलाइजेशन उन चीजों में होती है जिनको एक्चुअल में इक्वेट किया जा सकता है। टाइम कैन बी इक्वेटेड विद टाइम ओनली, मार्क्स कैन ओनली बी इक्वेटेड विद मार्क्स ओनली, अदरवाइज ये नॉर्मलाइजेशन मेथड्स एक टाइम के बाद फेल होने लग जाते हैं। अब मैं ये सारी डिस्कशन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कल रात को 1 बजे के आसपास एनटीए का एक ऑफिशियल फोटोग्राफ आता है। ना कोई ऑफिशियल नोटिस, ना कोई ऑफिशियल सर्कुलर, नथिंग। इनकी वेबसाइट पर कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनके एक्स अकाउंट या ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक छोटी सी फोटो आती है और इस फोटो के ऊपर भी ये ऑफिशियल रिजल्ट वाली वेबसाइट को पेस्ट कर देते हैं, स्कोर कार्ड वाली वेबसाइट को पेस्ट कर देते हैं कि भाई आप स्कोर कार्ड चेक करो, जिससे कि ये ट्वीट थोड़ा बहुत दब जाता है। इस ट्वीट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। दिस इज एन एचडी इमेज ऑफ द वेरी सेम ट्वीट जो कि एनटीए ने खुद अपने ऑफिशियल हैंडल से किया है। यहां पर लिखा गया है कि फ्यू रिप्रेजेंटेशन एंड कोर्ट केसेस, यानी कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने एनटीए पे कोर्ट केस कर दिया। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे सेंटर थे जहां पे इंग्लिश मीडियम बच्चों को हिंदी मीडियम का पेपर दे दिया गया, हिंदी मीडियम बच्चों को इंग्लिश मीडियम का पेपर दे दिया गया और कहीं पर आपके बच्चों को लेट भी पेपर मिला। ठीक है, तो ये सारे जो स्टूडेंट्स थे जिनके साथ प्रॉब्लम हुई, उन्होंने एनटीए पर कोर्ट केस कर दिया कि भैया हमारी तो पूरी की पूरी साल बर्बाद हो जाएगी। आपके इस छोटी सी मिस्टेक के कारण 15-20 मिनट जो हमको लेट पेपर मिला है, इसके कारण हमारी पूरी साल बर्बाद हो जाएगी, तो आपको कुछ करना चाहिए। एक्चुअल में ये जो टाइम है ये कंपनसेट होना था विद टाइम ओनली, क्योंकि पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जब एनटीए पेपर कंडक्ट कराता था, जब सीबीएसई पेपर कंडक्ट कराती थी। कई बार ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स जब हो जाती थी तो एक्स्ट्रा टाइम दे करके वहीं की वहीं बच्चों को थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम दे करके सेटल कर दिया जाता था, जिससे कि बच्चे अपना पेपर अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाए। इतनी दूर तक चीजें आई ही ना। लेकिन यहां पर क्या हुआ, एनटीए का यह कहना है कि इन्होंने एक नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगाया है। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें जिस बच्चे के जितने मिनट्स आपने कम दिए होते हैं टू अटेम्प्ट द पेपर, उतने ही मार्क्स उस स्टूडेंट के बढ़ जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई यहां पर 718 और 719 नंबर भी कई बच्चों के स्कोर कार्ड्स में देखने को मिल रहे हैं। यानी हमारे हिसाब से क्या है मैथ कि 720 नंबर उस बच्चे के आ सकते हैं जिसने सारे क्वेश्चंस सही अटेम्प्ट किए हैं और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। इसके अलावा किसी एक बच्चे ने एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो इसके नंबर कितने आएंगे? 716। और एक क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ने गलत कर दिया तो इसके मार्क्स कितने आएंगे? 715। अभी तक हम ये गणित पढ़ते हुए आ रहे थे कि 720 के बाद या तो 716 नंबर आ सकते हैं या 715। 718 और 19 का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में नहीं था। अब कल जब कई बच्चों ने ये स्कोर कार्ड्स देखे तो ये स्कोर कार्ड्स वायरल जाने लगे। एंड यहां पर एनटीए ने बस एक छोटी सी फोटो डाल करके इस चीज को टरका दिया कि भैया आपका नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगने के कारण ये मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो पहले कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्लेम कर रहे थे उनके 4 टॉपर्स हैं, 4 बच्चे 2024 में 720 नंबर लेके आएंगे। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का कहना था हमारे 2 बच्चे हैं, कईयों का कहना था 1 बच्चा है। टोटल ये बच्चे जो बन रहे थे, अगर हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का अलग अलग बच्चा है, 10 बच्चों के आसपास बन रहे थे। एनटीए की अपडेटेड आंसर की आई, उसके बाद आपके कई बच्चों को आपका एक क्वेश्चन जो था वो और करेक्ट देखने को मिला, जहां पर फिजिक्स में 2 ऑप्शंस को सही मान लिया गया और उसके बाद आप मान लो कि ये नंबर हो जाता है 20 के आसपास। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो एवरीवन वाज शॉक्ड, क्योंकि बच्चों को खुद भी इस नॉर्मलाइजेशन के बारे में नहीं पता था। वो तो फॉर्मल आंसर की से अपना स्कोर कार्ड निकाल करके बैठे हुए थे, उनको नहीं पता था कि हमारे 720 नंबर आ जाएंगे। बाद में ये जो नंबर है 80+ हो गया।
और जब ये नंबर 80 प्लस हो गया तो जनरल कैटेगरी सीट एम्स दिल्ली में कितनी है आपको अच्छे तरीके से पता है, एमएएमसी में कितनी है आपको पता है, वीएमएमसी में कितनी है आपको पता है। कई ऐसे स्टूडेंट जिनके 720 में से 720 नंबर भी आ रहे हैं, इनको भी एम्स दिल्ली और इनको भी एमएएमसी नहीं मिलने वाला। इनमें से भी हो सकता है एक आधा बच्चा रह ही जाए। और जिन बच्चों के 715 नंबर आ रहे हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें दिल्ली में एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा या स्टेट के टॉप कॉलेज में हम लोग जाएंगे, हो सकता है वहां पर भी संघर्ष करना पड़ जाए। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी है, मेरा सवाल एनटीए से बस ये है कि जो नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी है, जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है, ये क्या है? बिकॉज इफ यू हैव कंपनसेटेड टाइम विद मार्क्स, जो कि नहीं किया जा सकता, तो आप एटलीस्ट ये बता दीजिए कि एक राइट फ्रेमवर्क क्या है जो आपने चूज किया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आधार क्या है इसका? अगर आप बच्चों को टाइम के बदले में मार्क्स दे रहे हो तो किस बच्चे को कितने मार्क्स मिले एंड किस बेसिस पे मिले? क्या आपने उनके ओवरऑल स्कोर कार्ड के मार्क्स कैलकुलेट किए और फिर आपने ये देखा कि वो 20 मिनट में और कितना अटेम्प्ट कर सकता था, या आपने एक जनरल नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगा दिया कि भाई 25 मिनट का मतलब 100 नंबर और सबको 100 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए? क्योंकि वो जो आपका नॉर्मलाइजेशन है कहीं ना कहीं इनजस्टिस क्रिएट कर रहा है इन स्टूडेंट्स के साथ जो पहले से बहुत अच्छा कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होना चाहिए कि पेपर बच्चों को लेट मिले। हम हमेशा बच्चों के हित में सोचते हैं और हर टीचर हमेशा बच्चों के हित में ही सोचता है और हमेशा ये ध्यान रखता है कि बच्चों का बुरा ना हो। हम तो बल्कि ये कहते हैं कि पेपर बहुत फेयरली कंडक्ट होना चाहिए, हर बच्चे को टाइम पे पेपर मिलना चाहिए, अपने ही मीडियम का पेपर मिलना चाहिए, जिससे बच्चा सही तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर पाए। लेकिन अगर कुछ बच्चों के साथ ये दिक्कत हुई भी है, पहली बात तो आपको टीम को ये गाइड करना चाहिए था कि टाइम शुड बी कॉम्पनसेटेड विद टाइम। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ये नहीं भी हो पाया तो भी नॉर्मलाइजेशन का एक आधार जरूर होना चाहिए। आपको नॉर्मलाइजेशन करने का ये जो तरीका है जो आपने यूज किया है, इसको पब्लिक करना होगा, जिससे स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और टीचर्स ये समझ पाए कि आपने किस तरीके से इतने सारे बच्चों को इतने एक्स्ट्रा मार्क्स दिए हैं, एक सेंटर पे से इतने सारे टॉपर्स कैसे निकल रहे हैं। बिकॉज जो बच्चा जेन्युइनली डिजर्विंग था, मैं ये नहीं कह रहा कि जिस सेंटर पे गड़बड़ी हुई है उस सेंटर के बच्चे नॉन डिजर्विंग थे, उनको भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी, लेकिन दैट अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन और रिफ्लेक्टेड विद टाइम ओनली, है ना। उस चक्कर में बाकी जो देश के सारे बच्चे हैं, इनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। एंड दैट्स हाउ वी क्रिएट जस्टिस। यही तो होता है कि हम एक सही मापदंड अपनाएं, हम एक सही क्राइटेरिया अपनाएं और उस हिसाब से हम लोग काम करने की कोशिश करें। मेरा सवाल सिर्फ इस नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी को लेकर है कि आपने इतने सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, तो वो ग्रेस मार्क्स जो है आपने किस क्राइटेरिया पे दिए हैं, बस ये हमें जानना है। क्योंकि अब इतनी कट ऑफ बढ़ चुकी है कि भैया ये जो बच्चे हैं जो 720 में से 720 स्कोर कर रहे हैं, इनको भी एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा। तो आप ये समझ के चलिए कि इस बार का जो सेफ स्कोर है ना, ये आपका 640 भी जा सकता है। 630 प्लस तो ये है ही, लेकिन 640 के अराउंड भी हो सकता है फॉर जनरल कैटेगरी। तो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2025, नीट 2026, प्लीज मेक श्योर कि आप एक अच्छा स्कोर लेकर के चलें एज अ टारगेट स्कोर। आप कम से कम 700 प्लस मार्क्स टारगेट करिएगा। हालांकि ये भी बोलना आप सही नहीं रहेगा, बिकॉज इस बार तो 700 प्लस मार्क्स पे भी दिल्ली के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप 700 प्लस मार्क्स टारगेट करके चलें। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, थोड़े बहुत सजेशंस कि पेपर जो है इसका लेवल हमको बढ़ाना चाहिए। पेपर का लेवल जब बहुत ही कम रहता है तो कोई भी बच्चा बहुत कम टाइम में भी तैयारी कर लेता है, जो कि उन बच्चों के लिए एक एडवांटेजियस चीज है। लेकिन जो मेरिट होल्डिंग बच्चे रहते हैं उनके लिए एक बहुत खराब चीज है, क्योंकि एक बच्चा जिसने पूरी साल तैयारी करी और एक बच्चा जिसने सिर्फ 2 महीने तैयारी करी, दोनों जाकर के सेम पेडेस्टल पे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिलेबस ही इतना कम है कि आराम से इतनी तैयारी करी जा सकती है। ऊपर से क्वेश्चन पेपर इतना लो आता है कि हम कुछ मेरिट सेटिंग क्वेश्चंस बना ही नहीं पा रहे हैं, और अगर हम वैसे क्वेश्चंस बना भी रहे हैं तो उनमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस दे रहे हैं, यानी सेक्शन बी में उन क्वेश्चंस को डाल रहे हैं। बॉटनी में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का इकोसिस्टम में, लेकिन उसको सेक्शन बी में डाल रखा था जिससे कि बच्चा उसको स्किप कर पाए। यानी बच्चा सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहा है जो उसको सही में आते होंगे, और इस हिसाब से तो 720 नंबर लाना बहुत लाजमी सी चीज है। जो बच्चा बेसिक लेवल की तैयारी करेगा वो भी अपने इतने नंबर ला पाएगा। प्लस सिलेबस जो है ये अगर आप बढ़ा नहीं सकते तो एटलीस्ट कुछ कंसेप्चुअल टॉपिक्स ऐड किए जाए, या पेपर को थोड़ा प्रैक्टिकल और कंसेप्चुअल बनाया जाए। क्योंकि इस बार एनटीए कह रहा था कि हम कंसेप्चुअल पेपर बनाएंगे, अच्छा पेपर बनाएंगे, लेकिन बिल्कुल भी पेपर कंसेप्चुअल नहीं था। कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे, लेकिन उतने क्वेश्चंस अच्छे होने से कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूटता। यहां पर आपको जेन्युइनली एक अच्छा पेपर बनाना पड़ेगा जिससे बच्चे सीरियसली तैयारी करना शुरू करें। अभी बच्चे नीट के पेपर को कुछ समझते ही नहीं है। एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आता है, चिंदी चिंदी क्वेश्चंस आते हैं, आधे घंटे में बच्चा बायोलॉजी करके खत्म कर देता है ना। 45 मिनट में बच्चा फिजिक्स करके खत्म कर देता है। द पेपर इज अ केक वॉक फॉर स्टूडेंट्स। ऐसा लगता है बच्चे गार्डन में टहलने आए हैं, उनके चेहरे पे दिखाई नहीं देता कि वो पेपर सच में अटेम्प्ट कर रहे हैं।
मैंने कई ऐसे स्टूडेंट से बात करी जो इस बार पेपर देकर के आए थे और उनको लगा ही नहीं कि वो पेपर देने आए हैं, क्योंकि इस पेपर का लेवल मॉक टेस्ट के लेवल से भी बहुत नीचे था। तो आप एक तो पेपर का लेवल थोड़ा सुधारिए, है ना, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देना स्टार्ट करिए, जितना लिमिटेड सिलेबस है उसी में से सिलेबस बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और ये जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड है इसको एक बार पब्लिक करिए कि भैया ये जो नॉर्मलाइजेशन हुई है आपके हिसाब से बच्चों का जो आपने लॉस होने से रोका है, ये कैसे रोका है ना, क्योंकि 100, 150, 200, 500 बच्चों का लॉस रोकने के लिए आपने अगर 24 लाख बच्चों का लॉस कर दिया है तो वो नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी सही नहीं है। तो ये तो हम सभी लोग देखना चाहेंगे कि ये नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी आखिर क्या थी, किस बेसिस पे नंबर मिले। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो टाइम था इसको टाइम से कंपनसेट क्यों नहीं किया गया। जब पेपर आपका हो रहा होता है उस टाइम पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता है। जिन बच्चों के साथ इनजस्टिस हुई है, जिन बच्चों को पेपर लेट मिला था, उन बच्चों को रोक करके उन्हें 10-15 एक्स्ट्रा मिनट दी जा सकती थी। और पहले भी ये ब्लंडर्स हो चुके हैं, तो हम अपनी गलतियों से सीख क्यों नहीं रहे, ये भी एक छोटी सी चीज है जो मैं पूछना चाहूंगा। क्योंकि ऐसी कई चीजें हो चुकी हैं तो उनसे एटलीस्ट हमको लर्निंग्स लेनी चाहिए जिससे कि आगे वो गलतियां ना हो। ये जो क्वेश्चन पेपर लेट मिलने वाली बात थी पहले भी हो चुकी है, हम इसको विटनेस कर चुके हैं, तो एटलीस्ट इसका तो सोल्यूशन हमारे पास होना ही चाहिए था। जो एकदम फ्रेश कुछ हमारे पास आ जाए अनएक्सपेक्टेड चीज, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो गलतियां हो रखी हैं उससे तो हमें एटलीस्ट सीखना चाहिए था। तो ये सारी चीजें रोकी जा सकती थी, लेकिन इस बार की जो कट ऑफ है वो स्काई रॉकेट हो चुकी है। और बच्चे जो सच में बहुत ज्यादा मेहनत करके इतने अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर के आए थे, उनको भी कॉलेज में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सो एनटीए से निवेदन है कि इन 4-5 चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें और इन 2 चीजों का हमको जवाब दें, सारे के सारे स्टूडेंट्स को, सारे के सारे टीचर्स को पब्लिकली, चाहे एक नोटिस रिलीज करें, चाहे एक सर्कुलर रिलीज करें, लेकिन सारा देश ये जानना चाहेगा कि आपकी नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी क्या थी, प्लस टाइम को आपने टाइम से इक्वेट क्यों नहीं किया, एंड कई जगह पर ऐसे फ्री में जो आपने बोनस मार्क्स दिए हैं उसका बेसिस क्या है, ये हम सब लोग जानना चाहेंगे। तो काफ़ी लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है, हम काफ़ी बच्चों के साथ टच में हैं। कई बच्चे जो 710 मार्क्स स्कोर कर रहे थे उनकी भी 700 रैंक आई है, तो वो दिल्ली में कॉलेज लेने की बजाय अब अपने स्टेट का कोई कॉलेज पकड़ेंगे, जो कि ऑब्वियसली बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन लेके चलता है कि मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं टॉप मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई करूंगा, वो जो एक ड्रीम है वो कल टूट गया है। तो ऐसी चीजें आगे से ना हो, बल्कि इस बार भी क्यों हुई है उसका एक प्रॉपर रीजन, और इसको हम करेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये अगर एनटीए बताएगा तो इट वुड बी रियली गुड, जो कि मुझे लगता नहीं कि एनटीए बताएगा, बट फिर भी, क्योंकि जब हम सिलेबस मांग रहे थे तो सिलेबस अपडेट में एक महीना लगाया और फिर भी मिस प्रिंटेड पीडीएफ हमारे पास आ गई, कोई अपडेट नहीं किया गया, नॉर्मल फोटो खींच करके सर्कुलर पे डाल दे रहे हैं। उसी एनटीए ने रात को 1 बजे एक बहुत प्यारा सा ट्वीट कर दिया फटाफट से कि 718 719 नंबर क्यों आए हैं और क्यों इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एजेंसी अवेयर नहीं है, एजेंसी को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि क्या बच्चों तक पहुंचाना है और क्या बच्चों तक नहीं पहुंचाना। मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप बच्चों को थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू करें, क्योंकि ये 24-25 लाख बच्चों के जिंदगी का सवाल है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स और भी इस एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं एक बहुत बड़ी ड्रीम लेकर के, इस पूरे के पूरे देश के मेडिकल सिस्टम को संभालने का अप्रोच लेकर के। तो उन बच्चों के साथ एटलीस्ट इनजस्टिस ना हो, किसी बच्चे के साथ इनजस्टिस ना हो, आपको ये मेक श्योर करना चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल कंडक्टिंग एजेंसी। एंड मैं आशा करता हूं कि आप इन सारी चीज़ों का जवाब हमको ज़रूर देंगे और बहुत जल्दी देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।